नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और मेरे साथ हैं अभिषेक पुंडीर। चर्चा करेंगे संबित पात्रा के उस बयान की जिसकी बातें हर तरफ हो रही हैं, और हो भी क्यों ना, कुछ गलत थोड़ी कहा है संबित पात्रा ने। उन्होंने सीधे सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया है और कहा है कि पहले पिताजी बैलेट का राग अलापा करते थे और अब बेटा ईवीएम का। निश्चित तौर पर राजीव गांधी और राहुल गांधी पर वो तंज कसते हुए नजर आए हैं। और आप देखिए ना, जहां जहां पर कांग्रेस हारती है, कांग्रेस छोड़िए, जहां जहां पर बीजेपी से इतर जितने भी दल हारते हैं, ईवीएम का राग अलापना शुरू कर देते हैं। इन चुनावों में जो महाराष्ट्र और झारखंड में हुए या फिर यूपी में उपचुनाव हुए, इसमें ईवीएम का ज्यादा राग अलापा नहीं जा रहा था, लेकिन फिर तुरंत स्वरा भास्कर आ गई और उन्होंने कहा कि भाई मेरी सीट पर तो 99%, जहां से उनके पति लड़ रहे थे, मतलब वहां पर 99% चार्ज कैसे रह गई ईवीएम। गाए बगाए सवाल उठा दिए। तो अभिषेक, ईवीएम का राग ना कभी खत्म हुआ था, ना कभी हुआ है, ना कभी होगा। जो भी टेक्नोलॉजी आएगी उसके हिसाब से उसको रोना धोना शुरू कर देंगे, ये कहना है संबित पात्रा का। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने करारा तमाचा मारा तो है विपक्ष के मुंह पर कि अगर हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है और हम बेहतर तरीके से उसका उपयोग कर रहे हैं तो फिर आपको दिक्कत क्या है। अमेरिका में पता है आपको 6 नवंबर को नतीजे आए थे। 6 नवंबर को ये साफ हो गया था कि डोनाल्ड ट्रंप 47वें राष्ट्रपति बन गए हैं, लेकिन पेंसिल्वेनिया करके शायद एक उनका स्टेट है, उसकी वोटिंग आज तक पूरी नहीं हुई। 19 नवंबर को मैंने खबर की थी, माफ कीजिएगा 25 नवंबर को मैं खबर की थी। 18 दिन हो गए थे, वहां गिनती चल रही थी। राष्ट्रपति का ऐलान हो गया लेकिन वहां गिनती चल रही थी। तभी तो एलन मस्क हमारे सिस्टम की दुहाई देते हैं। दुहाई वो मुरीद हो गए हैं कि भैया आपने 64 करोड़ वोट एक दिन में गिन दिए और गिन के आपने डिसीजन भी दे दिया अपना। हमारे यहां 25 करोड़ वोट गिने गए, वो अब तक नहीं गिने जा रहे हैं, 20 दिन हो गए। अब रहा बैलेट पेपर वाली बात, मुझे आप ही ने बताई, मुझे भी नहीं पता था कि बैलेट पेपर पर सवाल उठा चुके हैं। बैलेट पेपर पर भी सवाल उठ सकते हैं। 86 सीटें बीजेपी को मिली थी, उस वक्त भी बड़ी आपत्ति थी। बैलेट पर सवाल उठा लिए थे कि इतनी सीटें कैसे आ सकती है। संबित पात्रा का बयान है। अब बैलेट क्या अपने आप से, चलिए मान लेते हैं ईवीएम हैक हो सकती है, लेकिन क्या बैलेट पेपर भी खुद से अपने ऊपर मोहर लगा देगा या दूसरी मोहर मिटा देगा, मतलब कुछ भी देख। लेकिन स्वरा भास्कर वाला आपने जो एग्जांपल दिया उसमें चुनाव आयोग का भी जवाब आया था कि भैया जिस बैटरी से चुनाव करवाए जाते हैं वो बैटरी बदल दी जाती है और नई बैटरी लगाई जाती है, क्योंकि ऐसा ना हो कि बीच में मशीन बंद हो जाए, गिनती के वक्त पे वो बदल दी जाती है। लेकिन चुनाव आयोग ने जब ये ट्रायल करता है चुनाव आयोग, और जब ये लोग सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे थे इस बात को लेकर, तब चुनाव आयोग ने खुले तौर पर चैलेंज करके सभी जो 28 राजनीतिक दल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे उन्हें बुलाया था कि आप आइए और हमें हैक करके दिखा दीजिए। अगर आपने हैक करके दिखा दिया तो हम आपकी बात को मान लेंगे, बैलेट पेपर से चुनाव करवा लेंगे, लेकिन आप कम से कम हैक तो करके दिखाइए। जिस बात का आप राग अलाप रहे हैं कि ये हैंग हो सकती है या फिर हैक हो सकती है, आप उसको करके दिखाइए। यहां मुझे लगता है कि संबित पात्रा को एक बार सुन लेना जरूरी होगा, थोड़ा तस्वीर साफ होगी। सुनवाइएगा जरा एक बार संबित पात्रा को। राजीव गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया था बैलेट पेपर के विरोध में। राजीव गांधी जी ने कहा था कि ये 86 सीट बीजेपी को कैसे आ गई, और वो कथन में राजीव गांधी जी का स्टेटमेंट पढ़ देता हूं। सच क्या है, बीजेपी के पिछले पार्लियामेंट में लोकसभा में 86 सीटें आई थी। उनकी 86 सीटें जीतने की ताकत आज तक नहीं बनी। उनका वोट 8% से बढ़कर मुश्किल से 12% हो गई। 8 से बढ़कर 12% होने से उन्हें 86 सीटें मिल गई। यह तो हिसाब जुड़ता नहीं है, पल्ले पड़ता नहीं है। इस हिसाब से तो कांग्रेस को 500 के 500 सीट जीतनी चाहिए। कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ तो यह है ही। बताइए, उस समय तो बैलेट पेपर में चुनाव हुए थे तो वो गड़बड़ बता रहे थे बैलेट पेपर को, एंड ही वाज एडवोकेटिंग दैट बैलेट पेपर सिस्टम शुड बी डन अवे विथ। पिताजी बोले बैलेट पेपर खराब, बेटे जी बोले ईवीएम खराब। वाह, मतलब राजशाही वापस ले आए और उसके बाद बस मुकुट पहना दे इनको। बस एक वहां पीछे पर सिंहासन रख के, आइए जी आइए महाराज शहंशाह जी बैठ जाइए, आप मुकुट पहना दें। नम्रता जी, का एक बार नेतृत्व को भी नहीं देख लेना चाहिए कि कहीं नेतृत्व में तो कोई कमी नहीं है। भाई बैलेट में भी कमी हो गई, ईवीएम में भी कमी हो गई, तो एक बार नेतृत्व चेक कर लीजिए, कहीं नेतृत्व में तो दिक्कत नहीं हो। नहीं तो झारखंड का चुनाव, बैलेट पेपर और ईवीएम में कहां दिक्कत होती है? जहां जहां कांग्रेस हार रही है ना, वही बता रहा हूं, तो कोई नहीं कहता दिक्कत। झारखंड का जो चुनाव हुआ, बीजेपी भले ही वहां नहीं जीती, जेएमएम और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन वहां जरूर जीता, लेकिन वोट परसेंटेज बढ़ा है वहां बीजेपी का, फिर भी सरकार नहीं बनी। हिमाचल का आप उदाहरण ले लीजिए, सिर्फ 1% का ही तो अंतर था।
43% वोट कांग्रेस पार्टी को मिले थे, 42% वोट बीजेपी को मिले, सरकार नहीं बनी। आप कर्नाटक में चले जाइए, कितना अंतर था, 2.5% का ही तो अंतर था सरकार बनने में, नहीं बन पाई। तो ये सिर्फ रोना अलापना, ये ईवीएम का दोष नहीं है। ये दोष किसका है? ये दोष है मेहनत का। बीजेपी जो है या फिर उसके साथ जो आरएसएस है, आरएसएस की मैं बात करूंगा पहले, बीजेपी की बाद में करूंगा। जो आरएसएस है वो एक ऑर्गेनिक तैयारी करती है, मतलब चुनाव कहीं है या नहीं है, 5 के 5 साल वहां जो उसकी शाखाएं होती हैं, जो प्रमुख होते हैं, उनका संवाद लोगों से चलता रहता है, बातचीत वो करते रहते हैं। चुनाव जब आता है तो थोड़े से ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जहां आपको लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है, 500 रुपए रोज, 1000 रुपए रोज या फिर 1500 रुपए रोज में के पर्चे आप घर घर बांट दीजिए, हमारे चुनाव प्रचार में आ जाइए। जो आपको मैन पावर इकट्ठा करनी पड़ती है, जो वेंडरशिप आपको देनी पड़ती है, वो वेंडरशिप बीजेपी नहीं देती। बीजेपी के पास अपने इतने सारे लोग हैं जो घर घर जाकर प्रचार करते हैं और वो बताते हैं, अंतर समझाते हैं। इस सरकार में ये हुआ, पिछली सरकारों में ये हुआ, ऐसा होगा वैसा होगा, वो अंतर समझाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि अब आपका जहां मन करे आप वहां वोट करिए। वो लोगों को दिमाग से टैकल करते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग को जाकर वो टारगेट करते हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग एक समाज में प्रभावी रहता है। 60,000 सभाएं नम्रता जी की हैं, बताइए, आरएसएस ने इस चुनाव में, महाराष्ट्र के चुनाव में। कांग्रेस पार्टी लड़ती रह गई कि तुझे इतनी सीट मिलेंगी, मुझे इतनी सीट मिलेंगी, मेरा मुख्यमंत्री होगा, तेरा मुख्यमंत्री होगा। और आरएसएस का आप जिक्र कर रहे हैं तो ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि अब बीजेपी का भी जिक्र कर लेते हैं। झारखंड में चुनाव हो गए, नतीजे आ गए, सरकार किसकी बन गई ये पता लग गया। अब बाकी लोग तो करेंगे पार्टी। आपको मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि बीजेपी ग्राउंड जीरो पर जाकर वो मुद्दे खंगालने की कोशिश अभी से कर रही होगी कि कहां हमारे साथ कहां लैक रह गया। 240 सीटों का मजाक उड़ा रहे हैं, अभी से तैयारी हो रही होगी 29 की। इसके अलावा आपने देखा होगा जो बाकी दल होते हैं, हेमंत सोरेन की तस्वीर आई, चंपी करा रहे हैं अपनी पत्नी से। आप रिलैक्स हो गए हैं, आपने जैसे भी वोट जीत लिया। राहुल गांधी अगले दिन निकल जाते हैं विदेशी यात्रा के लिए। आपको मैं ये सर्वे कहते हैं ग्राउंड जीरो पर जाकर कि ये लोग अभी से मेहनत कर रहे हैं, 5 साल बाद चुनाव का होने रिलैक्स वाली बात पर लग जाते हैं। हरियाणा का चुनाव याद आ गया, हरियाणा का चुनाव हार गए तो इन लोगों की तरफ से कमेटी का गठन किया गया। अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल, वो दोनों उस कमेटी को लीड कर रहे हैं। मतलब जो दोनों लोग अपना चुनाव नहीं जीता सके, वो लोग कमेटी को लीड कर रहे हैं। वो कमेटी कब रिपोर्ट देगी, कब नहीं देगी, और कुछ लोगों का कहना है, वरिष्ठ पत्रकारों को मैं सुन रहा था कि कांग्रेस पार्टी के भीतर के लोग ऐसा कहते हैं कि वो जब अगला चुनाव आएगा हरियाणा का विधानसभा का, तब वो पूछेंगे कि हाँ भाई वो कमेटी बनाई थी, उसकी रिपोर्ट कहां है, वो लेकर आइए, देखते हैं कहां कमी है कहां नहीं। ऐसे तो काम हो रहा है। बीजेपी वैसा नहीं करती, वो पॉइंट टू पॉइंट लेकर चलती है। जब हार होती है तब भी महाराष्ट्र में अभी जो नतीजे आए लोकसभा चुनाव के, नम्रता जी, 42 सीटें थी जो गठबंधन में चुनाव लड़े थे लोकसभा का, लेकिन इस बार 15 सीटें रह गई। उसमें शिंदे भी आपके बीजेपी भी है और आपका अजीत पवार भी, 15 सीटें मात्र रह गई। बीजेपी अकेली सिर्फ 9 सीटों पर सिमट गई। तो इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी के जितने भी जिलाध्यक्ष हैं उन्हें बुलाया, 38 के 38 जिलाध्यक्षों को बुलाया, उनसे बाकायदा 1-1, 1.5 घंटे की चर्चा की एक जिलाध्यक्ष से, उनसे पूछा कि कमी कहां रही, उन कमियों को फिर नोट डाउन किया। जो कॉमन कमियां थी सभी जिलों की उनको अलग रखा, जिस जिले की अलग अलग कमी थी उनको अलग रखा, और फिर उसी हिसाब से, मतलब एक नैनो माइक्रो मैनेजमेंट के हिसाब से काम किया। 18 रैलियां आपकी अमित शाह ने की, 18 रैलियां आपकी प्रधानमंत्री मोदी ने की महाराष्ट्र में, और 72 रैलियां नितिन गडकरी ने की हैं वो भी उस सिर्फ विदर्भ के इलाके में जहां उनका प्रभाव माना जाता है, पूरे महाराष्ट्र में नहीं, उस विदर्भ के इलाके, मतलब उसको बिल्कुल निचोड़ दिया। वोट क्यों नहीं मिलेंगे आपको बताइए? 132 सीटें जो आई हैं वो मेहनत है उसके पीछे, आपने उन कमियों पर काम किया जो कमियां निकलकर लोकसभा चुनाव के बाद आई थी। आपको यही नहीं पता है कि कमियां क्या हैं? आप मुझे कांग्रेस पार्टी के नेता बता दें, आज मैं दावा करता हूं 3 दिन के भीतर भी बता दें कि हरियाणा चुनाव हारे, उसके पीछे वजह क्या है? अरे वो तो आश्वस्त थे पूरी तरीके से, उनकी कमेटी की रिपोर्ट ही नहीं आएगी। आप एग्जिट पोल पर ही भरोसा कर बैठे थे, कह रहे थे कि नाम बदल देंगे, 20 से ज्यादा सीटें। आपकी ग्राउंड सर्वे, आपको पता है बीजेपी अपना खुद का भी सर्वे कराती है, इंटरनल सर्वे, वो चलता रहता है, वो चलता रहता है कि अभी मूड क्या है, उसके हिसाब से काम करना है, अभी मूड क्या। आपको यही नहीं पता, आप एग्जिट पोल जो मीडिया चैनल्स दिखा रहे हैं, आप उस पर सोचिए, सुप्रिया श्रीनेत का बयान आ गया कि 20 सीटें से ज्यादा आ गई तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। ये चुनाव से पहले या तो फिर ये इनकी सेटिंग है कोई, या तो इन्हीं की सेटिंग है, इन्हें पता है कि कितनी वोट आएंगी,
कितनी सीटें जीतेंगी, या फिर हाँ, सेटिंग इन्होंने पूरी कहा तरीके भी से था कि खराब है। सरकार भले ही आपके, लेकिन सिस्टम हमारा है। लेकिन वहां पर भी एक फैक्टर आरएसएस ने काम किया। वहां भी 12,000 सभाएं की उसने। 12,000 से ज्यादा सभाएं आरएसएस ने की, ग्राउंड जीरो पर काम किया। और जो कहा जा रहा था कि आरएसएस नाराज हो गया, वो डैमेज कंट्रोल बहुत पहले कर लिया गया, उस पर मत खेलिए, अब विरोधी दल वो चला गया, हो गया, खत्म हुआ वो जो डायलॉग है ना, हाँ हो गया, टाटा बाय बाय खत्म, आप ही का डायलॉग है, मतलब वो कांग्रेस के नेताओं। खैर कुल मिलाकर देखा जाए, कांग्रेस ने या जेएमएम के गठबंधन के साथ झारखंड में अच्छा प्रचार किया, लेकिन वहां पर भी फिर आप ईवीएम को लाइए। नहीं, आप जिन राज्यों में आपकी सरकार है, उन राज्यों में भी आप कह दीजिए ना कि हमें इन पर भी भरोसा नहीं है। संजय राउत कह रहे हैं, संजय राउत तो सीजेआई, पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ को ले आए बीच में महाराष्ट्र के चुनाव में। हाँ, बताइए, किसी को तो आप बख्श दे, नहीं बख्शेंगे ये लोग के, इनके हम इन नतीजों से संतुष्ट नहीं है, इनको दोबारा चुनाव करवाइए, बैलेट पेपर से करवाए। अरे भैया, आपके हिसाब से थोड़ी सिस्टम चलेगा, संविधान आप ही थोड़े ही हो गए। जो ये राजनीतिक विश्लेषक हैं तहसीन पूनावाला, वो अक्सर आपने देखा होगा कि कांग्रेस की फेवर की बात करते हैं, लेकिन मैंने जब उनको सुना अभी लगभग 1-2 दिन पहले, तो वो कह रहे थे कि संजय राउत जो है ना, उन्होंने ही कांग्रेस पार्टी की लुटिया डुबोई है। जिस तरीके से बड़बोले बयान वो देते हैं, तो सबसे ज्यादा लुटिया उन्होंने डुबोई है। आप सोचिए ना, इन चुनावों के बाद सबसे ज्यादा मीम्स अगर महाराष्ट्र में किसी के ऊपर बने हैं तो संजय उद्धव राउत और पे संजय बने राउत हैं। पे बने हैं। बिल्कुल, सोचिए, बिल्कुल। एक मीम ऐसा था जिसमें उद्धव ठाकरे लेटे हुए हैं, उनकी नाक पर मक्खी बैठी हुई है हाँ। और संजय राउत तलवार लेकर खड़े हैं। इस तरीके के मीम्स बन रहे हैं कि संजय राउत अकेले उद्धव ठाकरे को खा गए। खैर तो मजाक की बात है, लेकिन मंथन के साथ साथ ग्राउंड जीरो पर अगर काम हो, क्योंकि इंटरनल सर्वेज यही बताते हैं कि बीजेपी और आरएसएस इसी तरीके से हाँ, मिलकर ये आगे भी निकल गौर करने वाली बात है। संबित पात्रा ने जो कहा कि आप राजशाही में नहीं वापस लौट सकते, क्या आएंगे थाल में सजाकर आपके राजा का बेटा राजा का बेटा अब राजा नहीं होगा। आदित्य ठाकरे को भी मशक्कत करनी पड़ी। अगर एमएनएस का कैंडिडेट ममता जी नहीं होता उस सीट पर, जिस सीट पर वर्ली की सीट पर चुनाव लड़ रहे थे, तो 18,000 वोट मिले हैं एमएनएस के कैंडिडेट को और 10,000 वोटों से जीते हैं आदित्य ठाकरे। तो वहां ये आपका गठबंधन, ये महायुति के कैंडिडेट जीत गए होते, राजा का बेटा राजा पता चल गया होता वहां क्या है क्या नहीं है। आप वायनाड से सिर्फ जाते हैं, 3.5 लाख से 4 लाख वोटों से चुनाव जीत कर आ जाते हैं, वो एक अलग मसला है। पुराना जो ढर्रा था राजनीति का, उसे बदलिए। जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने राज कर लिया, राजीव गांधी ने राज कर लिया, या फिर सोनिया गांधी जिस तरीके से सुपर पीएम रह गई हैं, वो चीजें अब नहीं रही हैं। अब लोगों का कॉन्टेक्स्ट बढ़ा है, अब लोग सोचते हैं, समझते हैं। सोशल मीडिया का दौर है, आपका एक बयान मिनटों सेकंडों में पूरे देश में पहुंच जाता है, तो लोग आकलन करते हैं, कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, कौन देश को आगे वाकई में ले जाना चाहता है, फिर कौन देश को वापस से राजशाही में लेकर जाना चाहता है, कौन देश को जातियों के आधार पर तोड़ना चाहता है, या फिर कौन देश को एकजुट करके आगे लेके जाना चाहता है। तो ये पुराना ढर्रा नमता जी कहीं ना कहीं मुझे लगता है बदलने की अब जरूरत है, अगर राहुल गांधी को ऊपर आना है। वरना मुझे तो ऐसा लगता है कि जो 99 था, ये मैक्सिमम था, इनका पीक था, अब इससे कम ही आएंगे, क्योंकि इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी भी 156 सीटें ले आई थी 75 में, जब उनका सबसे खराब दौर था। राहुल गांधी का सबसे अच्छा दौर है, तो वो 99 तक पहुंची है। प्रधानमंत्री मोदी भी कह चुके हैं कि अब देख लीजिए, कुछ बदल के तकरीबन 89-80 चुनाव हार चुके हैं, अब तो कुछ जो है देख लीजिए परिवर्तन करने की बात। बहरहाल संबित पात्रा के इस बयान पर और बाकी इस चर्चा को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार। राजीव गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया था बैलेट पेपर के विरोध में। राजीव गांधी जी ने कहा था कि ये 86 सीट बीजेपी को कैसे आ गई, और वो कथन में राजीव गांधी जी का स्टेटमेंट पढ़ देता हूं। सच क्या है, बीजेपी के पिछले पार्लियामेंट में लोकसभा में 86 सीटें आई थी। उनकी 86 सीटें जीतने की ताकत आज तक नहीं बनी। उनका वोट 8% से बढ़कर मुश्किल से 12% हो गई। 8 से बढ़कर 12% होने से उन्हें 86 सीटें मिल गई। यह तो हिसाब जुड़ता नहीं है, पल्ले पड़ता नहीं है। इस हिसाब से तो कांग्रेस को 500 के 500 सीट जीतनी चाहिए। कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ तो यह है ही। बताइए, उस समय तो बैलेट पेपर में चुनाव हुए थे, तो वो गड़बड़ बता रहे थे बैलेट पेपर को, एंड ही वाज एडवोकेटिंग दैट बैलेट पेपर सिस्टम शुड बी डन अवे विथ। पिताजी बोले बैलेट पेपर खराब, बेटे जी बोले ईवीएम खराब। वाह, मतलब राजशाही वापस ले आए और उसके बाद बस मुकुट पहना दे इनको। बस एक वहां पीछे पर सिंहासन रख के, आइए जी आइए महाराज शहंशाह जी बैठ जाइए, आप मुकुट पहना दें। बैलेट भी खराब, ईवीएम भी खराब, ये चाहते वही हैं, मुकुट पहनना है इनको।